talking about theoretical perspectives now. So I am very excited because I believe this is the single most important segment of our entire subject because of several reasons. First, it is also one of the most interesting part of the subject कि हम crime और उसकी reasons और उसके contributing factors और उसको control कैसे करना है उसको हम discuss कर रहे होते हैं. इसके साथ साथ अगर हम सिर्फ materialistic terms में बात करें तो इस सेक्शन से सवाल आता ही आता है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स में. थर्डली, बाज़ औक़ात दोनों सवाल इसी सेगमेंट से आ जाते हैं किसी एक सेक्शन में और फिर वन हैज़ टू हैव एन आइडिया. एंड आई थिंक फोर्थ most important thing is no matter which question are you attempting in your criminology paper, this segment will stay relevant no matter whatever your answer is or however you're approaching your answer or treatment of your question. आपकी knowledge about these theoretical perspectives is very important कि आप किस तरह से समझते हैं कि क्राइम के कॉज करने के क्या फैक्टर्स हैं, उसके इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस क्या है, इसको किस तरह से डील करते हैं. सो क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स. अब एक सवाल हो सकता है कि देखिए क्रिमिनोलॉजी तो बहुत इवॉल्व कर चुकी है, हम उसके अंदर बहुत आगे तक चले गए हैं, एम्पिरिकल एविडेंस की बात करते हैं और आपने तो भाई पहले ही क्लियर कट बताया कि सोशियोलॉजिकल फैक्टर फिनोमिनन के तौर पे हमें डिस्कस करना है क्रिमिनोलॉजी को, तो फिर ये हम बाकी फैक्टर्स क्यों पढ़ रहे हैं. तो उसका जवाब यह है कि देखिए साइंस की जो अच्छी बात है वो है ही यही कि इट इज़ ऑलवेज रेडी टू इम्प्रूव और करेक्ट इट सेल्फ प्रोवाइडेड दैट द एम्पेरिकल एविडेंस इज अवेलेबल. एक चीज. दूसरी चीज हम बार बार फोकस करते हैं द थर्ड पिलर ऑफ आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड दैट पिलर सेज दैट betterment, reformation of society, betterment and reformation of society, reduction of crime, prevention of crime. देखिए उसके लिए कोई भी अप्रोच का आइडिया होना हमें जरूरी है और कोई भी फैक्टर कंट्रीब्यूट कर सकता है. क्या पता वी आर ब्लाइंड टू फ्यू थिंग्स इन द कमिंग फ्यूचर we will be able to know them. So rather than dismissing all these preset or previous or historical uh, ideals or perspectives, we can very quickly skim through these so that we have a basic idea of it. ठीक है जी. तो basically we classify the criminological perspectives into two categories: classical school, positivist school. classical school classically क्या होता है आमतौर पे हमारे हमने देखा है आर्ट्स, लिटरेचर, इवन नेचुरल फिनोमेना, उनके लिए हम एक एट्रीब्यूट कर देते थे क्लासिकल स्कूल में कि जी ये वो चीज़ें हैं जिनको कोई ऊपर की चीज़ देख रही है. सही, वो हम आगे चलते हैं क्लासिकल स्कूल में. फिर अर्ली कॉन्सेप्ट्स एंड देन क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स. क्लासिकल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी इंटरप्रिटेशन तो चलें ज़रूर आई ना कि जो ये कहती थी कि कुछ दिखने वाली चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही होती है. देन इज द पॉजिटिविस्ट स्कूल. पॉजिटिविस्ट स्कूल क्या कहता है? ऐसी चीज़ें जिनके पीछे कोई एविडेंस हो, जो साइंटिफिकली प्रूवन हो या जिनको साइंटिफिक इन्वायरमेंट के अंदर प्रूव किया जा सके, डिस्कस किया जा सके. फिर उनके बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन. अब उसके अंदर हमारे तीन पर्सपेक्टिव हैं: बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. हम इन तीनों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सी मेहनत है. जिस रिफाइंड फॉर्म में ये नॉलेज हमें आज अवेलेबल है, आज से 200-300 साल पहले ऐसे नहीं था. पीपल हैव स्पेंट क्वाइट a huge effort into refining the knowledge uh, while studying the concepts and studying the phenomena around them. So इसमें बायोलॉजिकल भी इंटरेस्टिंग है. अब थोड़ी सी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, तो ऑब्सोल्यूट भी साइकोलॉजिकल अभी भी अहम है, लेकिन सबसे अहम क्या है? No brownie points for guessing. That is sociological. Because what is the first pillar that we had discussed? First pillar of our understanding of criminology is that crime is a sociological phenomenon. The most important जो है वो क्रिमिनोलॉजी में सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है. तो अगर हम ओलंपिक्स में मेडल स्टैंड पे जाएं तो ये गोल्ड पे खड़े होंगे सोशियोलॉजिकल, फिर ये सिल्वर पे होंगे, और बायोलॉजिकल थोड़ी सी अब अनपॉपुलर हो रही है तो ये ब्रोंज पे. ठीक है जी. तो लेट्स फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अर्ली कॉन्सेप्ट्स क्या थे, उसके बाद क्लासिकल, जब एवोल्यूशन में क्लासिकल फेज आया तब क्या चीज़ें डिस्कस होती. अर्लियर इंटरप्रिटेशन क्या, अर्लियर क्या होता था भाई? कोई चीज़ जो आपको समझ ना आ रही हो वो डेटी पे डाल दें, वो किसी देवता पे डाल दें, वो किसी देवी पे डाल दें, वो किसी ना नजर आने वाली मेडिक फिजिकल एंटिटी पे डाल दें, वो लॉर्ड पे, गॉड पे, किसी के ऊपर भी डाल दें. लॉजिकल रीजनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लॉजिक उस तरह एग्जिस्ट नहीं करती थी. किसी चीज़ को प्रूव करना या डिसप्रूव करना नहीं था. हमने एक चीज़ सोच ली थी कि डीमंस, विचेस, विंडिगोज हैं, ये करते हैं, ये इम्पैक्ट करते हैं. इंसान का अपना कोई कंट्रोल नहीं है जी. वो उसके ऊपर जिन्नों का साया हो जाता है, उसके ऊपर शैतान का असर हो जाता है, उसके ऊपर चुड़ैलें जो हैं वो बसेरा करके बैठ जाती हैं और वो फिर उसको मजबूर करती हैं कि वो क्राइम कमिट करे. मतलब इंसान का तो कोई
लेना देना ही नहीं है। मगर अगेन क्योंकि अब उसको पोजेस कर लिया है जिन ने विच ने या डीमन ने, तो अब दिस इज अ क्राइम और इट इज एन एक्ट कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इवल। इवल है, गॉड का रैथ एंड एंगर इनवाइट करता है, किल हिम। सोचो मत क्या किया, बस इससे ध्यान छुड़ाओ, ये अब इसके ऊपर साया हो गया, ये शैतान का शागिर्द बन चुका। डिमोनोलॉजी आ गई। डिमोनोलॉजी क्या है? हर चीज डीमन कर रहा है, हर चीज गलत जो है वो डीमन की जेर असर हो रही है। ये फिटलिज्म भी अगर आप देखें तो इन्फ्लुएंस होता है। फिटलिज्म में जो अच्छा हो रहा है या जो अच्छा होगा वो खुदा देख लेगा, जो गलत हो रहा है वो शैतान, वसवसे, नहूसत, बदशगुनी, जादू टोना ये सब करा रहा है। अनफॉर्चुनेटली जितना इलॉजिकल हमें ये लग रहा है उतना हमारी सोसाइटी के बाकी लोगों को नहीं लगता है, क्योंकि अभी भी डिमोनोलॉजी प्रेवलेंट है। आप अपने घरों से बाहर निकलें, मैं अभी ऑफिस आ रहा हूँ तो देखें तो आपको हर जगह आमिल बाबा, बंगाली बाजी और मतलब मुख्तलिफ नामों से कोई 200 से 250 पीरों फकीरों के इश्तिहार हर दीवार पे मिलेंगे। महबूब आपकी कदमों में, और पता नहीं आपके ऊपर जो काला जादू है उसका तोड़ कराना है, सफली इल्म, सफ़ेद जादू, पता नहीं क्या क्या चीज़। तो अगर डिमोनोलॉजी प्रेवलेंट ना होती तो हमारी सोसाइटी में सब लोग बीमार पड़ते हैं, उनके जिन निकलवाने चले जाते हैं, और फिर और क्राइम्स का शिकार होते हैं। आप देखिए कि अगेन हम अभी यूटिलिटी की बात कर रहे थे, डेमोनोलॉजी को स्टडी करना जरूरी है क्योंकि ये अभी तक हमारी सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं प्रिवेल कर रही है। ये अर्ली स्कूल था। अब हम आते हैं क्लासिकल स्कूल में, जो जिसके अंदर थोड़ी सी सॉम्बलेंस ऑफ सेंस हल्की सी आई, कम से कम मेटाफिजिकल से अब हम फिलोसॉफिकल की तरफ आ गए। और आप में से जिन लोगों ने सोशियोलॉजी पढ़ी है उनको एक आइडिया हो रहा होगा, तो इसी तरह ऑगस्ट कॉम्टे ने भी 3 स्टेजेस बताई थी, मेटाफिजिकल और फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक या पॉजिटिविस्ट। तो ये सेकंड स्टेज है ह्यूमन एवोल्यूशन की। और अगर आप देखें तो ये इनलाइटनमेंट एरा के अंदर ये आई। इनलाइटनमेंट एरा में जैसे बाकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहस होने लगी, हर चीज़ को खुदा और शैतान के ऊपर डालने की जगह लॉजिकल बात करने की कोशिश की जाने लगी, तो क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आया। ये एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, लॉजिक मंतक के ऊपर बात करते हैं। साइंटिफिक अभी भी नहीं। साइंटिफिक क्या है? जो चीज़ एविडेंस को माने, जो चीज़ वैलिडेट हो सके, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रिंजेंसी को वो उसके ऊपर पूरा हो सकता हो। सीज़र बकेरिया जो है वो इनके आप समझ लें पाइनियर हैं। उन्होंने ऐसे लिखा क्राइम्स एंड पनिशमेंट 1764 के अंदर, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक फ्रेमवर्क बनाया। पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि ये हर किसी को पकड़ के आग लगाना, जिंदा दरगोर कर देना, उसको मार मार के कत्ल कर देना ताकि उसके जिन निकल आए और वो जिन और चुड़ैल जो है वो उसको छोड़ दे और सोसाइटी के अंदर बुराई ना फैले, उसकी वो ज़रूरत नहीं है भाई। ये लॉजिकल चीज़ें हैं। उन्होंने रैशनैलिटी और ह्यूमैनिटी के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कोई एक सिस्टम बनाए, सज़ा और जज़ा का कोई कॉन्सेप्ट हो, ने जो क्राइम हो रहा है ना वो रैशनैलिटी की बेसिस पे हो रहा है। हम आगे आते हैं। 18th सेंचुरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सिवियर पनिशमेंट्स की बात, लेकिन उन्होंने सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि डेटरेंस हो। रिमेंबर द वर्ड डेटरेंस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट many a time in our future discourse. 18th सेंचुरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने सिवियर पनिशमेंट, भाई इसने चोरी की, इसका हाथ क्या काटो, इसको कत्ल कर दो ताकि अगली दफा किसी की हिम्मत, इतनी सख्त सजा हो। जैसे हमारे यहाँ आजकल फिर ये चल पड़ा है, ये किसी ने रेप किया, बस इसको जो है वो कैस्ट्रेट कर दो, इसको फांसी दे दो तमाम लोगों के सामने, और उसको क्रेन से लटका के पब्लिक इस हैंगिंग होनी चाहिए। हालांकि इसके और बहुत सारे और फैक्टर्स हैं कि सिवेरिटी से ज़्यादा शायद सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट इफेक्टिव हो, वो हम आगे आएंगे तो हम देखेंगे भी। लेकिन अगेन आप देखें कि ये क्लासिकल स्कूल से कॉरेस्पॉन्ड। सिवियर पनिशमेंट्स अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रपोजल में सजेस्ट की, और उसके बाद फ्री विल की भी बात की। उसने कहा ये कोई पोजेशन ऑफ डेविल या विच नहीं होता है, कोई पोजेशन नहीं होता है, कोई जिनों का साया नहीं हो जाता इंसान के ऊपर, जादू नहीं हो जाता, फ्री विल में होता है भाई। इंसान को लगता है कि ये वाला एक्ट में करूंगा तो मेरे गेन्स ज़्यादा होंगे, मेरी जो है वो लॉसेस कम होंगे, तो लॉ को ब्रेक करता है ना, उसको लगता है उसको फायदा ज्यादा होगा तो वो लगता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो सर अंजाम दिया जा रहा है। ठीक है, अब एलिमेंट्स उसके बेसिक डिस्कस कर लेते। फ्री विल, जो भी इंसान जो है ना वो कादिर है अपने काम करने पे, उसको किसी ने किसी पोजेशन में नहीं आता, वो किसी के काबू में नहीं आता। पीपल हैव फ्री विल टू चूज क्रिमिनल और लॉफुल सॉल्यूशंस टू मीट द नीड्स और सेटल देयर। तो उनको फ्री विल चाहिए क्रिमिनल लॉफुल सॉल्यूशंस के लिए और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने मसलों को हल करने के लिए। यानी अगर कोई ज़मीन का तनाज़ा है तो एक भाई साहब जाके जिससे तनाज़ा है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट है, उसे जाके कत्ल कर दें, और उनको फिर यकीन है कि भाई फिर अब मेरी ज़मीन हो गई, तो फिर उनको उनका बेनिफिट ज़्यादा उनको नज़र आ रहा है, उनको कॉस्ट पता है कि कम है, मैं छुट जाऊंगा या मैं इन्फ्लुएंशियल हूँ, तो फिर ये फ्री विल की बुनियाद पर। रैशनैलिटी, रैशनैलिटी क्या होती है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो यही है कि रैशनैलिटी में जब बेनिफिट्स कॉस्ट से एक्सीड कर जाएं तो फिर वो बंदा वो काम करता है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम को बढ़ाएं। और वो क्या कहते थे, कॉस्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम कैसे बढ़ेगी? सिवेरिटी ऑफ पनिशमेंट।
फटे चक दो जी, मार मार के लहू लुहान। रिवॉर्ड्स ऑफ क्राइम ओवरवे देयर पनिशमेंट, जैसे हमने डिस्कस कर ली। जब क्राइम के कमीशन का अगर फायदा ज़्यादा हो रहा है तो, जैसे कि आप देख लें कि जी मैं अगर किसी की ज़मीन हथिया लूँ, तो मैंने 1 करोड़ की ज़मीन हथिया ली, पुलिस आएगी और पुलिस कहेगी जनाब कागजात दिखाएं या हम एक्शन लेंगे वरना आपको जेल में बंद कर देंगे। कागजात तो इस बंदे के पास है, लीगल ओनर तो ये है, तो हम पुलिस को 10 लाख रुपए दे दें 1 करोड़ की ज़मीन पर, पुलिस भी चुप करके चली गई। अब मैंने देखा कि मुझे बेनिफिट कितने का हो रहा है, 100 लाख का, यानी 1 करोड़, और लॉस मुझे क्या है 10 लाख का, और थोड़ी बहुत गुस्सा किसी का जिसकी आपने ज़मीन काबू की, तो इवेंचुअली क्या होगा, तो बंदा कहेगा भाई मैं तो ये क्राइम कमिट कर सकता हूँ। अभी एथिक्स की बात नहीं होती है, ये एथिकल है या नहीं है वो एक और बात है, लेकिन क्राइम इसलिए। पनिशमेंट्स एंड डेटरेंस की बात की उसमें, पनिशमेंट्स जरूरी हैं और डेटरेंस क्रिएट करने के लिए। डेटरेंस क्या है, एक हिचकिचाहट रहे, एक हमेशा के लिए एक हेजिटेंसी रहे कि ये क्राइम मैंने नहीं करना, क्यों, क्योंकि सोसाइटी को ये बिल्कुल पसंद नहीं। सोसाइटी अपनी दिस प्लेजर को कैसे शो करती है ना पसंद, सजा दे उस बंदे को ऑस्ट्रोसाइज एलियनेट करके पहले तो, और फिर बाद में उसको बॉडीली फाइनेंशियली और सोशली पनिश करके। Person will choose not to commit a crime only if they have believe that the pain of expected punishment is greater than the promise. अब अगर उसको पता है कि जनाबे वाला हर सूरत मुझे सजा होगी, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा और 14 साल या 18 साल की कैद होगी, तो भाई साहब सोचेंगे यार ये ज़मीन पे मैं कब्जा तो कर लूँ, लेकिन मेरा मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं तो जेल में बैठा हूँ, मैंने जो इससे फ़ायदा उठाना है, मज़े मारने हैं, वो तो नहीं होंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डेटरेंस का बेसिक है कि पनिशमेंट की एक्सपेक्टेशन आपकी रिवॉर्ड की होप से ज़्यादा हो जाए तो डेटरेंस। इफेक्टिव क्राइम डेटरेंट क्या है, तो उसने कहा कि क्राइम के डेटरेंट को इफेक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि पनिशमेंट बहुत सीवियर हो, सर्टन हो और स्विफ्ट हो। ये 3 चीज़ें, 3 उसूल उसने बता दिए कि इफेक्टिव क्राइम डेटरेंट को किन 3 क्राइटेरिया पे पूरा होता है। एक कि वो सीवियर हो, यानी बहुत सख्त हो कि हर सूरत कॉस्ट ओवरवे कर जाए बेनिफिट को, तो अब हर चीज़ पे फांसी पे चढ़ा दें। तो दूसरी चीज़ है सर्टन हो, कि उसे यकीन भी हो कि सज़ा मिलनी ही मिलनी है। सज़ा तो भाई हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों, करप्शन की भी है और कत्ल की भी है और रेप की भी है, और लेकिन अगर वो सज़ा उसको मिल रही है और उसमें सर्टनटी नहीं है कि मिलेगी या नहीं, और वो ही कैन गेट अवे विद दैट, तो फिर अगेन वो फिर डेटरेंस इफेक्टिव है। थर्ड, स्विफ्ट। एक चीज हमने बार बार पढ़ी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर बहुत ही लेट हो गया एक आदमी को सजा मिलते मिलते, जो लोग इंसाफ की जंग लड़े वो बुढ़े हो गए, वो मर गए और उनकी अगली नस्ल, तो फिर उनको तो कोई फायदा नहीं हो। फिर वो आदमी भी ऐसा करेगा कि जनाबे वाला स्विफ्टली अगर उसे सजा नहीं मिली तो फिर वो क्या करे, स्विफ्ट वो क्राइम कमिट करेगा और डिलेइंग टैक्टिक्स पे आ जाएगा, तो उसको फिर सकून है, फिर वो तब भी क्राइम कमिट करे। तो डेटरेंस जो है वो फिर इफेक्टिव नहीं होगी अगर सजा स्विफ्ट नहीं है, सजा को क्विक फास्ट होना ही पड़ेगा, सर्टन भी होना। अच्छा, इफ वन आस्क जी इन तीनों में सबसे अहम फैक्टर क्या है, तो सबसे अहम फैक्टर सर्टेनिटी। अगर सर्टेनिटी नहीं है तो बाकी 2 चीजें फिर वैल्यू नहीं रहती। क्यों, क्योंकि अगर सजा मिलना ही सर्टेन नहीं है तो सजा सिवियर हो ना हो फर्क क्या पड़ता है, सजा ही नहीं मिल। अगर सजा मिलना ही सर्टेन नहीं है तो सजा देर से या जल्दी कैसे मिल सकती है, क्योंकि वो तो मिलना ही सर्टेन नहीं। दैट्स व्हाई सर्टेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो केरियस आप बता रहे हैं वो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल की बात करता है कि इस किस्म के कवानीन बनाए जाएं, इस किस्म के सोशल एक्शंस हों जिनके अंदर हैप्पीनेस फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ, यानी मैक्सिमाइज किया जाए हैप्पीनेस को, रिवॉर्ड को, बेटरमेंट को ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ। जितने ज्यादा लोगों को रिलीफ मिलेगा उतना ज्यादा जो है वो हमारे पास होगा। ठीक है जी। जी सुन बेटे, जी बेकारिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की अगर हम बात करें, तो अब उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स कह लीजिए, उसके कुछ फाउंडेशंस कह लीजिए। सबसे पहले क्या है, सोशल एक्शन एंड लेजिस्लेशन शुड बी बेस्ड ऑन यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। ये हमारी बात हो गई, ठीक है जी। अभी हमने बात भी की कि यूटिलिटेरियन सोसाइटी शुड गेन समथिंग आउट ऑफ इट। व्हाट इज यूटिलिटेरियन पर्पस, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ गेन करे सोसाइटी। सोसाइटी सिडिस्ट सोसाइटी नहीं है कि वो लोगों को तंग करके, लोगों को तकलीफ देके, उनको सजा देके, उनको ज्यादा से ज्यादा अजियत देकर खुश हो। सोसाइटी मस्ट गेन समथिंग फ्रॉम देयर पॉलिसी, दैट इज फर्स्ट। क्राइम इज एन इंजरी टू सोसाइटी एंड द ओनली रैशनल मेजर ऑफ सोसाइटी ऑफ क्राइम इज एक्सटेंट ऑफ इंजरी। क्राइम जो है वो इंजरी टू सोसाइटी, सोसाइटी को हार्म करता है, और उसका रेशनल मेजर क्या है, उसका रैशनल मेजर है कि एक्सटेंट ऑफ इंजरी कितनी है, यानी सोसाइटी को कितना नुकसान हो रहा है उस क्राइम से, यानी उस क्राइम की सिवेरिटी कितनी है, इसी से उस क्राइम का रैशनल मेजर निकलेगा। अब वो हमें रैशनल मेजर क्यों जरूरी है, इसलिए कि फिर हमने प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट भी तो तरतीब देनी है। एक क्राइम सिवियर नहीं है, एक आदमी ने अगर 2 टॉफी उठा ली है, कैंडीज उठा ली हैं एक शॉप से, उसका भी आप हाथ काट दीजिए, और एक शख्स जिसने करोड़ों अरबों मुल्क से बाहर लेके आया और लूट के खा गए, उसको की भी आप अगर हाथ काट दीजिए, तो ये दोनों
क्राइम्स की सिवेरिटी तो मुख्तलिफ है, एंड दैट्स व्हाट द रैशनल इज। क्राइम प्रिवेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रिवेंशन देन पनिशमेंट। ये बहुत एक अहम चीज़ है जिसके ऊपर हम बार बार एम्फेसाइज करते रहे हैं कि प्रिवेंशन करनी है क्राइम की। सोसाइटी गेन क्या कर रही है, किसी को पनिशमेंट देकर हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। ये जब हम रिफॉर्मेटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। क्राइम प्रिवेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन पनिशमेंट, कि हमें किसी को पनिश करके कुछ गेन नहीं करना, कुछ हासिल नहीं करना। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्रिवेंट द क्राइम। हमें सोसाइटी को इस सोशल हार्म और इंजरी से बचाना है। अगर हमारी सजा की सिवेरिटी कम करके हम ये गेन कर सकते हैं तो वी शुड एक्सेप्ट इट, वी विल बी हैप्पी टू एक्सेप्ट इट। मूविंग फॉरवर्ड, क्रिमिनल प्रोसीजर में सीक्रेट एक्यूजेशंस एंड टॉर्चर मस्ट बी अबॉलिश्ड। ये बिल्कुल एक सही बात है कि जी आप बताइए ना कि जी क्या एक्विजिशंस हैं, क्या किस तरह से उसके ऊपर ये हमने क्या इल्ज़ाम लगाया गया है, आप उसे बताइए ही मत कि उसका क्या कसूर है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। इसी तरह टॉर्चर का एबोलिशन भी, किसी को तकलीफ ईजा अजियत देकर उसके नाखून निकाल के उसको उसकी बॉडी पार्ट्स को मुख्तलिफ तरीके से हार्म करके कुछ हमें सीक्रेट प्लेजर नहीं हासिल करना है। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें क्राइम को अबॉलिश करना है, प्रिवेंट करना है। ये ज्यादा स्पीडी ट्रायल्स एंड अक्यूज पर्सन शुड हैव राइट टू प्रेजेंट एविडेंस। ये बिल्कुल बहुत जरूरी है कि ट्रायल एक तो स्पीडी हो, जल्द से जल्द हो। क्या पता कोई बेगुनाह और आपने उसको पकड़ा हुआ है तो आपने उसको लिबर्टी उसकी जो है आपने महरूम किया हुआ है, उसका बेसिक राइट जो है वो आपने उसे डिनाई किया। तो इसी तरह जरूरी, इसी तरह जो बंदा जो एग्रीव्ड पार्टी है अगर उसको इंसाफ मिलने में देर हो जाए तो फिर उसके लिए क्या यूटिलाइजेशन रह जाएगी उस इंसाफ की। तो स्पीडी ट्रायल। और इसी तरह अक्यूज पर्सन, अगर किसी को किसी ने एक्यूज कर दिया इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि बस अब कयामत आ गई, अब बस एक्यूजेशन हो गई, FIR कट गई और बस खत्म हो गई बात। नो, द अक्यूज्ड पर्सन हैज द राइट टू प्रेजेंट एविडेंस एंड विटनेसेस इन देयर डिफेंस। ये आगे चलेगी। ये देखिए ये कितने पुराना लॉ चलता आ रहा है। सही है जी, आगे चलते हैं। पनिशमेंट मस्ट बी सीवियर, स्विफ्ट एंड सर्टेन। ये बात हम कर चुके हैं। सोशल डैमेज कॉज बाय क्राइम, और उतनी सीवियर होनी चाहिए जितना क्राइम। कैपिटल पनिशमेंट के हक में नहीं था बेकैरिया, दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट। क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट बेहतर है। कैपिटल पनिशमेंट क्या है, आपने एक जान को बचाने के लिए दूसरी जान ले ली, फायदा। इससे बेहतर है आप उसको जिंदा रखें लेकिन उसको इम्प्रिजन कर दें ताकि वो इनकैपेसिटी हो जाए उसकी। ये कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे जब हम थेरीज को डिस्कस करें। इनकैपेसिटेट कर दें उसको क्राइम कमिट करने से, रादर देन कि आप उसको बिल्कुल महरूम कर दें। देन इम्प्रिजनमेंट शुड बी वाइडली यूज्ड बट प्रेजेंट कंडीशन शुड बी। ये राइट है कि प्रेजेंट कंडीशंस को बेहतर किया जाए, इम्प्रिजनमेंट बहुत ज्यादा की जाए। क्यों? क्योंकि अगेन वो डेटरेंस से ज्यादा इनकैपेसिटेशन पर यकीन रखता है कि उसको काबिल ही ना छोड़ा जाए, ठीक है, ना काबिल बना दिया जाए कि वो कोई कमिट कर सके। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड। अब इसकी लिमिटेशंस क्या? रिसर्च शोज दैट पीपल डू नॉट ऑलवेज एक्ट ऑन द बेसिस। बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता कि एक शख्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके उसका परसेप्शन ऑफ क्राइम की जो बेनिफिट्स हैं वो परसेप्शन ऑफ बेनिफिट्स जो है वो डिफरेंट हो सकता है, अनरियलिस्टिक हो सकता है। बाज़ औक़ात वो किसी कंपल्शन में कर सकता है, बाज़ औक़ात उसको ये पता भी नहीं हो सकता कि वो क्राइम कमिट कर रहा है, वो सोसाइटी के अगेंस्ट है। क्राइम ऑल्सो एग्जिस्ट इन सोसाइटीज विद देयर फेयर चांसेस ऑफ पनिशमेंट। सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट जहाँ है, क्या वहाँ पर क्राइम नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, ऑल्दो कम हो रहा है। आप वेस्टर्न सोसाइटीज को देखें तो वहाँ पर कमीशन ऑफ क्राइम कम है। लेकिन क्या हम ये यकीन से कह सकते हैं कि वहाँ पे सोशल नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज और सोसाइटल स्ट्रक्चर्स रीजन नहीं है बल्कि एक सर्टेनिटी ऑफ क्राइम है? तो ये एक और चीज़ है। इग्नोर्स रोल ऑफ फैमिली, नेबरहुड एंड सोसाइटी। जो इकोलॉजिकल स्कूल है वो जो बातें कहता है उसको तो कहीं वैल्यू ही नहीं दिया कि भाई हालात का, वाकयात का, सराउंडिंग्स का, माशरे का क्या असर होता है, भाई दाएं बाएं गिरदो नवा का क्या असर होता है, क्यों कुछ नेबरहुड्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, क्यों फॉर एग्जांपल रेप केसेस कहीं कुछ इलाकों में ज़्यादा है, पाकिस्तान के कुछ ज़िलों में ज़्यादा प्रेवलेंस ऑफ क्राइम है, कत्ल के क्राइम वहाँ पे क्यों ज़्यादा होते हैं? कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो क्लासिकल स्कूल है वो इस बात पे बात नहीं कर सका। सो दैट्स इट। हमने बड़ी डेप्थ में क्लासिकल स्कूल को पढ़ा। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर फर्दर पर्सपेक्टिव्स and going to enjoy those too. Thank you very much.